Had to tell her that I don't even need her. Told her bad bitch to keep her feet up. Making all the songs and I don't take the fees, yeah. Tell me you're my bro, but I don't even see her. गवर्नमेंट पार्लियामेंट खुद रजिस्टर्ड पर्सन को बोल रहा है कि हम तेरे पे विश्वास कर रहे हैं. दिस एक्ट इज नॉट बेस्ड ऑन द असेसमेंट डन बाय द ऑफिसर. ऑफिसर मेरा रीअसेसमेंट नहीं कर सकता. देयर इज नो प्रोविजन इन द एंटायर जीएसटी लॉ ऑफ रीअसेसमेंट. तो आप रीअसेसमेंट तो कर ही नहीं सकते. असेसमेंट में मेरा खुद का करूंगा बिकॉज जीएसटी लॉ इज अ सेल्फ असेसमेंट बेस्ड लॉ. यहां पर सेल्फ असेसमेंट का मैकेनिज्म सेक्शन 59 के अंदर दे रखा है. सेक्शन 41 से आईटीसी सेल्फ असेस आप करवा सकते हो. हाँ, जो 41 में सेल्फ असेस करा है, 155 के अंदर बर्डन मेरे ऊपर है एंड आई एक्सेप्ट दैट कि उससे प्रूव करने का बर्डन है. लेकिन प्रूव करने का बर्डन सिर्फ ये होता है कि मेरे पास में 16(2) की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. दैट्स इट. उसके अलावा मैं कुछ प्रूव करने नहीं बैठूंगा. मैं सीसीटीवी फुटेज आप लोगों को नहीं देने बैठूंगा. समझ रहे हो आप? टिल एंड अंटिल आप अपना रीजन टू बिलीव एक्सरसाइज करके मेरे पास में नहीं आते हो. ऑडिट के अंदर आप इंस्पेक्शन नहीं कर सकते. 67 में आप ऑडिट नहीं कर सकते. 65 67 को मिक्स मत करो. 75 की तो कथा ही अलग है. उस पर तो पूरी की पूरी रामायण बनाकर आप लोगों को सुनाऊंगा मैं. 71 के ऊपर पूरा एक डेडिकेटेड सेशन होगा, पूरा एक डेडिकेटेड चैप्टर होगा सिर्फ सेक्शन 71 के लिए. अब मुद्दे की बात क्या है साहब? सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन नंबर 2 क्लॉज बी ए, एक नया क्लॉज इंसर्ट करवा दिया इन्होंने. सेक्शन 16(2) क्या है सर? सेक्शन 16(2) बोलता है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस. दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया. हालांकि आपको सेक्शन 16(1) भी आप समझ सकते हो, लेकिन सेक्शन 16 की हेडिंग में आपको बता रहा हूं मोटा मोटी तौर पर. ब्रॉड जो मेन हेडिंग है, एक्ट के अंदर हेडिंग होती है, सब हेडिंग होती है, आपको पता होता है. साइड नोट्स होते हैं जब आप बेयर एक्ट पढ़ने जाओगे, जो एक्चुअल में आपके पास में कोर्ट में यूज किया जाता है, जो ऑफिशियल गजेट में पास होता है, बेयर एक्ट. तो उसमें अलग अलग हेडिंग, सब हेडिंग्स, आपका जो साइड नोट्स, एक्सप्लेनेशंस, प्रोवाइजोज, ये सब चीजें वहां पर काम करती हैं. तो उसी तरीके से सेक्शन 16 की जो मेन हेडिंग रखी, वो रखी एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस. व्हाट डू यू मीन बाय एलिजिबिलिटी? कौन एलिजिबल होगा क्रेडिट लेने के लिए, बताया साहब सबसेक्शन 1 के अंदर. फिर बताई साहब कंडीशंस सबसेक्शन 2 के अंदर, और उन्हीं कंडीशंस को आगे बढ़ा दिया सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4 से, क्योंकि सबसेक्शन 4 में एक कंडीशन टाइम लिमिट बेसिस पे भी लगा दी कि किस तरह से आप इतने ही टाइम लिमिट के अंदर अपनी पर्टिकुलर क्रेडिट को क्लेम करके चल सकते हो. वहां पर भी अमेंडमेंट है. 16(4) की जो टाइम लिमिट है वहां पर भी अमेंडमेंट है, वो भी देखेंगे साहब. तो एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन, सब एलिजिबिलिटी में तो कोई दिक्कत नहीं है जो रजिस्टर्ड पर्सन है, क्योंकि एक बार अगर आप रजिस्टर्ड हो गए तो ऑल आर सेम. यहां पर कोटा सिस्टम नहीं चलता कि एसटी एससी का कोटा अलग है, ओबीसी का कोटा अलग है, जनरल का कोटा अलग है, फीमेल का कोटा अलग है, पीडब्ल्यूडी का कोटा अलग. यहां कोटा सिस्टम नहीं है. वंस रजिस्टर्ड इक्वल टू ऑल अदर्स. एक बार अगर आप रजिस्टर्ड हो गए तो आप अब सभी रजिस्टर्ड पर्संस के बराबर आ चुके हो. इट्स एन अनक्वालिफाइड, कोई क्वालिफाइड नहीं होता. यहां मैं क्वालिफाइड हूं, ये क्वालिफाइड नहीं है, ये क्वालिफाइड नहीं है. रजिस्ट्रेशन इज अ अनक्वालिफाइड थिंग. ये एक अनक्वालिफाइड चीज है. यहां पर कोई एडिशनल कंडीशंस या एडिशनल एक्सेप्शंस नहीं है. वंस रजिस्टर्ड सेम, फिर सब बराबर है. तो एलिजिबिलिटी को लेकर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ना. वहां पर आपने बोल दिया कि साहब बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए, द कोर्स फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए. आगे आप उससे टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हो और आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो. वेरी वेरी गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं है साहब. लेकिन सबसेक्शन 2 में आपने क्या लगाया? सबसेक्शन 2 में आपने लगाई कुछ तो कंडीशंस, ठीक है. और वो कंडीशंस में आपने क्लॉज ए लगाया, फिर आपने क्लॉज बी लगाया, फिर आपने क्लॉज सी लगाया, फिर आपने क्लॉज डी लगाया. आपको समझ में आया साहब कि इससे काम नहीं चलेगा, तो आप लेकर आ गए क्लॉज डबल ए. और क्लॉज डबल ए क्यों लाना पड़ा? क्योंकि मैं फिर वही बोल रहा हूं, क्योंकि आप क्या नहीं कर पाए, फ्रंट डोर एंट्री आप कर नहीं पाए, इसलिए आपको एक क्लॉज लाना पड़ा और उस क्लॉज का नाम था डबल ए. अगर आपका मैचिंग मिसमैचिंग 41, 42, 43 ये जो मैचिंग मिसमैचिंग से रिलेटेड प्रोविजंस थे, अगर ये प्रोविजंस जिंदा होते आज तो आपको इस डबल ए की जरूरत ही नहीं पड़ती. डबल ए अमेंडमेंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. मेरा मुद्दा ये नहीं है. मैं डबल ए को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि डबल ए को इस अमेंडमेंट से लिंक करके चलना है. फिर आपको समझ में आया कि साहब बी से भी काम नहीं चलेगा, तो आप लेकर आ गए साहब बी ए, एक नया अमेंडमेंट. और ये वो अमेंडमेंट है जो मुझे अभी आप लोगों के साथ यहां पर डिस्कस करना है. दैट इज योर बी ए. तो एक नया क्लॉज इंसर्ट कर दिया, क्लॉज बी ए. और मैं आप सबको एक और शब्द पर आप लोगों का फोकस, कैमरे का, डीएसएलआर का फोकस सेट करवाना चाहूंगा, और वो है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन. तो सबसे पहले तो आपका 16(2) स्टार्ट हो रहा है नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज के साथ. नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज का मतलब यह है कि सेक्शन नंबर 16 पूरा सेट असाइड कर दिया जाएगा सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के सामने. यानी सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4 की कोई इज्जत नहीं है सबसेक्शन 2 के सामने. यानी सबसेक्शन 2 में जो लिखा है वो ओवर रूल करेगा बाकी सेक्शन को. ठीक है.
नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन नो रजिस्टर्ड पर्सन, तो स्टार्ट हो रहा है एक नेगेटिव सेंस में। जब आप लॉ को पढ़ते हो और कोई भी शब्द नो से स्टार्ट होता है, इसका मतलब यह है कि फ्लैट अवे, स्ट्रेट अवे, इन इट्स कंप्लीट सेंस हटा दिया साहब, सबको खत्म कर दिया कि क्रेडिट देंगे ही नहीं। तो देखो कि यहां पर एक नैरो अप्रोच को यूज किया गया है रेदर देन वाइड अप्रोच। दो तरीके की अप्रोचेस होती हैं, एक होती है नैरो, एक होती है वाइड अप्रोच। तो जब भी आप कोई सेंटेंस पढ़ोगे वाइड अप्रोच, सबको अलाउड है इनको छोड़कर, दिस इज अ वाइड अप्रोच, कि पहले सबको अलाउ कर दिया और उसके बाद में कुछ को एक्सेप्शन में डाल दिया, सबको अलाउ कर दिया और कुछ को एक्सेप्शन में डाल दिया। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर नैरो अप्रोच का यूज किया गया है और यहां पर बोला है इन्होंने कि किसी को भी अलाउड नहीं है इनको छोड़कर। तो नो रजिस्टर्ड पर्सन, व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद नो, इट मींस स्ट्रेट अवे ब्लॉक फॉर ऑल, सबके लिए ब्लॉक है। और बाद में एंड में क्या वर्ड लगा दिया, अनलेस। अब ये अनलेस क्या है, ये अनलेस है कंडीशंस। तो वो जो हेडिंग आप पढ़कर आए थे, ना कंडीशंस, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस, तो वो कंडीशंस यहां पर अनलेस के बाद बताई गई हैं, यानी एक्सेप्शन। पहले सबको मना कर दिया, फिर कुछ कंडीशंस लगा दी कि अगर ये फुलफिल कर लोगे तो दे देंगे। सो इट इज अ नैरो अप्रोच। तो गवर्नमेंट ने पहले ही इनपुट टैक्स क्रेडिट को एक नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से प्रस्तुत करा है, प्रेजेंट करा है कि साहब हमारी इच्छा नहीं है देने की, हम पहले ही इसे रेस्ट्रिक्ट करके चलेंगे और फिर उस पर रेस्ट्रिक्शन पे रेस्ट्रिक्शंस आते चले गए और उनमें से ही एक रेस्ट्रिक्शन ये आपका अमेंडमेंट है। तो समझने की कोशिश करना, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला अनलेस का मतलब पता है क्या होता है, अनलेस का मतलब है कि उस पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के अंदर, अनलेस का मतलब है कि जिस पर्टिकुलर टैक्स पीरियड की मैं बात कर रहा हूं, उस पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में ये सारी की सारी कंडीशंस पहले सेटिस्फाई होनी चाहिए। ओ अच्छा सर, अनलेस का ये मतलब होता है, हाँ अनलेस का मतलब होता है कि नीचे बताई गई शर्तें सब की सब जब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाती एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के रेस्पेक्ट में। क्या बोला मैंने बोला कि जब तक सारी की सारी कंडीशंस नीचे बताई हुई, अनलेस के बाद जितनी भी कंडीशंस नीचे लिखी हुई हैं, ये सारी की सारी कंडीशंस जब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाती तब तक उस पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के रेस्पेक्ट में आप क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते, तब तक उस टैक्स पीरियड के रेस्पेक्ट में आप क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। क्या लिखा साहब, द डिटेल्स ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेड सप्लाई कम्युनिकेटेड। अब मैंने डबल ए डिस्कस ही इसलिए करा था क्योंकि मुझे डबल ए को ए बी के साथ कनेक्ट करना था, क्योंकि इन्होंने भी कनेक्ट करके ही बनाया है। यहां पर एक शब्द लिखा है कम्युनिकेटेड और कम्युनिकेशन की बात की गई है क्लॉज डबल ए के अंदर। द डिटेल्स ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेड सप्लाई। सेड सप्लाई, सेड शब्द से यहां पर क्या मतलब है, जिस सप्लाई की बात हो रही है। सेड सप्लाई कम्युनिकेटेड, जो सप्लाई कम्युनिकेट की गई है किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, सेक्शन 38 में, हैज नॉट बीन रेस्ट्रिक्टेड। बात खत्म साहब। क्या लिख दिया, हैज नॉट बीन रेस्ट्रिक्टेड। तो ये चार शब्द लिखकर यहां पर इन्होंने एक बहुत बड़ा खेल खेल लिया। बैक डोर एंट्री बोलता हूं, क्या बोलता हूं, बैक डोर एंट्री। पीछे से घर में घुसना, आगे से नहीं घुस पाए तो पीछे से घर में घुसना पड़ेगा। आपको यह बात समझ में आ गई कि हम किसी भी तरीके से क्या नहीं कर सकते, हम किसी भी तरीके से अभी तक 5 साल बाद भी हम किसी भी तरीके से R1 को 3B के साथ लिंक नहीं कर सकते। आज की सिचुएशन में भी आपका R1 लिंक नहीं हो सकता किसके साथ में, आपका R1 लिंक नहीं हो सकता आपके R3B के साथ में। हां, आपने एक तरीका निकाल लिया ऑटो पॉपुलेशन का, आपने एक ऑटो पॉपुलेशन का तरीका निकाल लिया, बट स्टिल योर 3B कैन बी मैनुअली एडिटेड, स्टिल योर 3B कैन बी मैनुअली एडिटेड। हां, आप एक वार्निंग जरूर दे देते हो, एक रेड कलर वार्निंग दे देते हो आप सामने वाले इंसान को, और हां इस डेटा को आप अपने ऑफिसर्स को भी डिस्प्ले कर देते हो कि साहब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्यों, क्योंकि यहां पर मैनुअली एडिट करने पर दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर परसेंटेज से ज्यादा का डेविएशन है। तो यहां पर आपने मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करा। स्टिल मैं बोल रहा हूं कि क्या ये पर्टिकुलरली आपस में लिंक हो चुका है, द आंसर इज नो। अगर आप मेरे से डायरेक्टली पूछोगे, स्ट्रेट अवे पूछोगे, तो मैं यही कहूंगा कि दूर दूर तक R1 और 3B आज भी लिंक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ऑटो पॉपुलेशन टूल का इस्तेमाल किया गया कि जितना R1 में दिखाया उतना 3B में दिखा दो, लेकिन क्या वाकई में एक सप्लाई जो R1 में दिखाई है, क्या पर्टिकुलरली उस एक सप्लाई के रेस्पेक्ट में 3B में पेमेंट हुआ, किस सप्लाई के रेस्पेक्ट में हुआ, किस इनवॉइस के रेस्पेक्ट में हुआ और किस इनवॉइस के रेस्पेक्ट में नहीं हुआ, वो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इट इज अ समरी बेस्ड चालान। ये एक समरी बेस्ड चालान है, ये एक डिटेल्ड फॉर्म है ही नहीं जो R1 की तरह काम कर सके।
R1 पहले से ही लॉ में था, स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, बट इट इज नॉट दैट डिटेल्ड रिटर्न, कंप्लीट रिटर्न जिसमें एक एक सप्लाई के अगेंस्ट में पेमेंट कंफर्म की गई हो। ये समरी बेस्ड टोटल अमाउंट आ जाएगा R1 के बेसिस पर ऑटो पॉपुलेट होकर, बट आप वहां डेविएशन भी कर सकते हो, यानी मैं एडिट करके ज्यादा भी पे कर सकता हूं, मैं एडिट करके कम भी पे कर सकता हूं। आप ज्यादा से ज्यादा मुझे सिर्फ एक वार्निंग दोगे और ये वार्निंग ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी ऑफिसर के पास बैकएंड पर, उनके पास जो बैक ऑफिस होता है, और वहां से वो कहेंगे साहब ठीक है ये बंदा है जिसने गड़बड़ करी है, इसके बंदे के जो है R1 3B में डिफरेंस आ रहा है, और वहां से फिर आप स्क्रूटनी कर लोगे। बट स्क्रूटनी में भी आप कैसे पता लगाओगे, वो आपको अच्छे से सोच समझकर देखना है, सभी चीजों को अच्छे से डेटा को रिकंसाइल करना है, इनवॉइसेस को देखना है। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक ऑफिसर्स के लिए। एक्सेल के अंदर रिकंसिलिएशन बनाना बहुत जरूरी है फॉर्मूला लगाकर, क्योंकि वो चीज उनको वहां पर समझ के चलनी पड़ेगी, वरना काम नहीं बैठ पाएगा। अब बात करते हैं साहब की, ठीक है बात समझ में आ गई कि ये लिंक नहीं है और इस वजह से ये प्रॉब्लम जनरेट हो रही है कि कोई भी ज्यादा आईटीसी क्लेम कर रहा है, या कोई भी जो है वो आपके पास में बता कम रहा है पे ज्यादा कर रहा है, बता ज्यादा रहा है पे कम कर रहा है। ये सारे डिफरेंसेस आपके पास में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अगेन एज आई सेड आपका 2A भी मैंने बोला कि अभी भी प्रॉपर तरीके से लिंक नहीं है 3B के साथ। आपने सेक्शन 41 लेकर आया अमेंडमेंट करके, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे, बट वो भी सेल्फ असेसमेंट बेस्ड है, यानी कि आप 3B अभी भी ओपन रख रहे हो, आप उसे फिक्स नहीं कर सकते। हाँ 2B से डेटा ऑटो पॉपुलेट हुआ 3B के अंदर, ठीक है, बट 2A 2B और 2A और 2B में भी डिफरेंसेस हैं। अगर मैं पास्ट ईयर्स की बात करूं अब वो डिफरेंस नहीं आएगा। इसके ऊपर से पूरा वीडियो बना के डाला हुआ है 2A और 2B के बीच में डिफरेंस के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी पीछे वाले लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं तो वहां पर ऑटोमेटिकली आपको वो डिफरेंस वाला लेक्चर मिल ही गया होगा। वो डिफरेंस खत्म हो जाएगा, उसके खत्म होने के पीछे का रीजन भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता चुका हूं पेमेंट ऑफ टैक्स वाले चैप्टर के अंदर, कि किस तरह से इन्होंने R1 और 3B को आपस में लिंक कर दिया इंट्रा पीरियड और इंटर पीरियड के रिस्पेक्ट में। वो वाला अमेंडमेंट लेक्चर आपने देख लिया होगा। तो बात क्या है साहब, बात यह है कि अब क्योंकि आप 3B के अंदर क्रेडिट को 2A से या 2B से पकड़ नहीं सकते, मैनुअल एडिट का ऑप्शन है, 100% लिंकेज नहीं है, आपने कम्युनिकेशन के अंदर एक नया प्रोविजन डाल दिया रेस्ट्रिक्शन का, अवेलेबल नॉट अवेलेबल। ये दो हेड आपको दिखाई देंगे जब आप प्रैक्टिकली पोर्टल पे जाके 2B ओपन करोगे कि ये क्रेडिट अवेलेबल है, ये क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। और अब तीसरा टैब भी आपको देखने मिल सकता है कि ये क्रेडिट आपका रेस्ट्रिक्टेड है, या फिर हो सकता है नॉट अवेलेबल वाले कॉलम में ही इस डेटा को भी पॉपुलेट कर दें। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि अब हम कुछ बेसिस के ऊपर, कुछ तो बेसिस होगा, कुछ 4 या 5 अलग अलग बेसिस हो सकते हैं, इन बेसिस के ऊपर हम आपका आईटीसी रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। और मैंने फिर से वही बोला कि रेस्ट्रिक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। अब आप बैक डोर आ रहे हो, फ्रंट डोर से तो आप पकड़ नहीं पाए चोरी, वहां तो आप रोक नहीं पाए किसी को, तो आपने डायरेक्ट एंट्री ले ली। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स के अंदर भी होता है कि कोई बच्चा अगर एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं कर पा रहा तो वो डायरेक्ट एंट्री ले सकता है बैचलर्स करने के बाद। ये उम्मीद करेंगे साहब उसने बीकॉम वगैरह कर लिया, बैचलर्स कर लिए, तो अब वो उसको एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट जो है वो पार्ट बन सकता है सीए करिकुलम का। बिल्कुल उसी तरीके से आपने करा। जब आप फ्रंट डोर से नहीं आ पाए, एंट्रेंस एग्जाम पास करके नहीं पकड़ पाए चोरी वहां पर, तो आपने काम पीछे से रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तेरी चोरी को। और रेस्ट्रिक्ट करने के जब मैं आपको बेसिस बताऊंगा तो आपको भी लगेगा कि कहीं ना कहीं ये तो ज्यादती हो रही है, क्योंकि जब जीएसटी कानून लेकर आए थे तब फंडामेंटल ये नहीं था, अब फंडामेंटल बदल रहा है। तो सेक्शन 38 के अंदर इन्होंने बोल दिया कि द डिटेल्स ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कहां कर रहे हैं? AA के अंदर। AA में इन्होंने ये बोला कि जो भी सप्लायर भरेगा वो एक, तो सबसे पहली बात वो कम्युनिकेट कर दी जाएगी जो सप्लायर ने 37 में भरी है, और उसके बेसिस पर ही उसने क्रेडिट क्लेम करा हो। तो अगर आपको AA पढ़ना है तो आप बेयर एक्ट में जाकर AA भी पढ़ सकते हैं। AA में यही लिखा हुआ है, मेन उसने कम्युनिकेशन की बात करी है AA के अंदर। 38 जो सेक्शन था उसको पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूट कर दिया साहब। 38 को पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूट करके, जहां पर GSTR 2 की बात हुई थी, इनवर्ड सप्लाईज की बात होती थी पहले, सेक्शन 38 जो पुराना है वो इनवर्ड सप्लाईज की बात करता था। वो मुद्दा अब इन्होंने यहां पर टोटली ही खत्म कर दिया, वो मुद्दा इन्होंने यहां पर अब टोटली ही खत्म कर दिया। और इन्होंने ये बोल दिया कि अब 38 बात करेगा कम्युनिकेशन की, और 38 के इन्होंने 2 टुकड़े कर दिए। सेक्शन नंबर जो 38 है, अब वो सेक्शन नंबर 38 के 2 टुकड़े हो चुके हैं। एक तरफ वो बात कर रहा है कम्युनिकेशन की, और उसी कम्युनिकेशन की साथ साथ दूसरी तरफ वो बात कर रहा है रेस्ट्रिक्शन की। यानी अगर मैं सब सेक्शन 1 की बात करूं तो सब सेक्शन 1 के अंदर वो क्या करके चल रहा है सर? सब सेक्शन 1 के अंदर जो सेक्शन 38 है वो कम्युनिकेशन करके चल रहा है। और ये कम्युनिकेशन किस चीज का हो रहा है? कम्युनिकेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है उस इनपुट टैक्स क्रेडिट के रेस्पेक्ट में कम्युनिकेशन किया जाएगा। और कम्युनिकेशन कहां होगा? आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, बताने की जरूरत ही नहीं है।
2A के अंदर और 2B के अंदर। तो दीज आर द मेन फॉर्म्स, GSTR 2A, GSTR 2B, जहां पर आपके GST इनपुट टैक्स क्रेडिट को कम्युनिकेट किया जाएगा। यहां लिख दिया कि साहब सेक्शन 38 सबसेक्शन 1 के अंदर कि इस तरीके से हम GSTR 2B के थ्रू कम्युनिकेट करके चलेंगे। उसके टाइमलाइन डिटेल्स वगैरह सब इन्होंने रूल के अंदर प्रिस्क्राइब कर रखी है। 68 आई थिंक रूल 68 है जहां तक मुझे ध्यान है, वहां पर इन्होंने डिटेल में पूरा प्रोसेस बता रखा है और वो हम ऑलरेडी हमारी रेगुलर क्लास के अंदर डिस्कस भी कर चुके हैं। सब सेक्शन 2 में इन्होंने रेस्ट्रिक्शन का एक फायदा ले लिया, फायदा उठा लिया सब सेक्शन 2 से और बोल दिया। और सब सेक्शन 2 के अंदर भी आपके पास में दो क्लॉजेस हैं, क्लॉज ए, क्लॉज बी। तो स्पेसिफिकली मैं यहां पर क्लॉज बी की बात करूंगा। वहां पर इन्होंने रेस्ट्रिक्शंस की बात कर दी कि सब सेक्शन 1 के अंदर क्या बोला, अब इसको लिंक कर दिया। देखो कैसे लिंक कर दिया कि सब सेक्शन 1 के अंदर जो कम्युनिकेशन हुआ है, उस कम्युनिकेशन के अंदर अगर कुछ भी रेस्ट्रिक्टेड है, उस कम्युनिकेशन के अंदर अगर कुछ भी रेस्ट्रिक्टेड है तो वो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। यानी कि नॉट रेस्ट्रिक्टेड, तो वहां क्या लिख दिया कि जब तक कि रेस्ट्रिक्टेड ना हो, यानी इसका मतलब क्या हो गया, दूसरे शब्दों में इन अदर वर्ड्स रेस्ट्रिक्टेड का क्रेडिट आप नहीं ले पाएंगे। इसका मतलब तो यही हुआ ना। 16(2)(BA) के अंदर क्या बोल दिया, बोल दिया कि जो रेस्ट्रिक्टेड ना हो उसी का क्रेडिट मिलेगा, यानी जो रेस्ट्रिक्टेड है उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। और क्या रेस्ट्रिक्टेड और क्या रेस्ट्रिक्टेड नहीं है ये कहां से पता पड़ेगा, तो साहब आपको ये सेक्शन नंबर 38 सबसेक्शन नंबर 2 क्लॉज बी से पता पड़ेगा। वहां पर इन्होंने कुछ तो पॉइंट्स बता दिए, कुछ बेसिस बता दिए कि अगर ये सारे बेसिस हैं और इन सारे बेसिस पर हम आपके क्रेडिट को या तो रेस्ट्रिक्टेड शो करेंगे या फिर अनरेस्ट्रिक्टेड शो करेंगे। कहां पर, कम्युनिकेशन के अंदर, यानी कि 2A और 2B के अंदर। अब हमें पढ़ना है वो बेसिस कि वो बेसिस क्या है। तो हम केस बनाकर कोशिश करेंगे इन सभी फंडामेंटल बेसिस को समझने की कि आखिर किन बेसिस पर ये यहां पर क्रेडिट को अलाउ करने वाले हैं या क्रेडिट को ब्लॉक करने वाले हैं। तो पहला मुद्दा जो इन्होंने यहां पर छेड़ा वो छेड़ा कि एनी रजिस्टर्ड पर्सन विद इन सच पीरियड ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। मैं पहले एक बार क्लॉज बी बढ़ देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये बेसिस किस के लिए काम कर रहे हैं। डिटेल्स ऑफ सप्लाईज, मार्कर से मार्क करके चलूंगा मैं। डिटेल्स ऑफ सप्लाईज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच क्रेडिट हैज नॉट बीन अवेल्ड। क्या बोला, वो डिटेल्स सप्लाईज की वो डिटेल्स जिनके रिस्पेक्ट में क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते बाय द रेसिपिएंट ऑन अकाउंट ऑफ द डिटेल्स ऑफ द सेड सप्लाईज बीइंग फर्निश्ड अंडर सबसेक्शन नंबर 1 ऑफ सेक्शन नंबर 37। यानी कि बात हो रही है सप्लायर की। बात किसकी हो रही है, सप्लायर की। सर क्या मतलब, मतलब ये कि अगर कोई भी सप्लायर 37(1) यानी कि स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज के अंदर कोई भी सप्लायर, यानी गला किसका पकड़ा है, रेसिपिएंट का, किसके रिस्पेक्ट में, सप्लायर के रिस्पेक्ट में। तो कोई भी सप्लायर जो अपने R1 के अंदर, R1 किसकी बात करता है, 37(1) की, कोई भी सप्लायर जो अपने R1 के अंदर, अब कोई भी सप्लायर कौन, जो इनमें से कोई हो, अगर वो सप्लायर इन सप्लायर्स में से जो हम बता रहे हैं, इन सप्लायर में से अगर कोई भी सप्लायर है जो R1 के अंदर सप्लाईज कम्युनिकेट कर रहा है, किसकी, आउटवर्ड सप्लाईज। ये लिखा हुआ है, देखो पढ़ो पहली लाइन फिर से। डिटेल्स ऑफ सप्लाईज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच क्रेडिट कैन नॉट बी अवेल्ड, क्रेडिट कैन नॉट बी अवेल्ड। डिटेल्स ऑफ सप्लाईज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच क्रेडिट कैन नॉट बी अवेल्ड। और ये डिटेल्स ऑफ सप्लाईज कहां से आ रही है, ऐसे लोगों से आ रही है। ये डिटेल्स ऑफ सप्लाईज ऐसे लोगों से आ रही है। तो शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे। डिटेल्स ऑफ सप्लाई जिनके रिस्पेक्ट में क्रेडिट नहीं ले सकते, जो कि फर्निश की गई है, जो कि फर्निश की गई है, बीइंग फर्निश्ड अंडर सबसेक्शन नंबर 1 ऑफ सेक्शन नंबर 37 बाय। तो देखो साहब सबकी शुरुआत कहां से होगी, ये जितने भी नीचे बेसिस है, बाय 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 बाय, अरे बाय बाय नहीं बोल रहा, बाय और बाय। यानी कि वो सप्लाईज जिनके रिस्पेक्ट में क्रेडिट नहीं ले सकते, हम उसे रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, जो कि किसके द्वारा फर्निश की गई हैं, जो कि फर्निश की गई हैं। तो यहां पर आपको मजे की बात देखना पड़ेगा कि आपका सेक्शन नंबर 16, आपका सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन नंबर 2 क्लॉज BA लिंक हो रहा है सेक्शन नंबर 38 सब सेक्शन नंबर 2 क्लॉज B के साथ में। क्यों, क्योंकि जिसे कम्युनिकेट किया गया है 38(2)B के अंदर, उसी का क्रेडिट आप नहीं ले सकते 16(2)BA के तहत। हाँ जी सर, बात तो सही है। और ये कौन से लोग हैं जिनके द्वारा बताई गई सप्लाईज को आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो रेसिपिएंट के लिए, ये कौन से लोग हैं जिनके द्वारा बताई गई सप्लाईज को आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो। पहले नंबर पे बोल दिया कोई भी ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन जिसने नया रजिस्ट्रेशन लिया है विद इन सच पीरियड ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन। क्या बोल दिया, विद इन सच पीरियड ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन, विद इन सच पीरियड। ये पॉइंट्स तो हैं, बाय तो मेरा काम कर ही रहा है, ध्यान रखना। आप बोलो तो इसे मैं हाईलाइट भी कर देता हूं, बाय
बाय बाय बाय बाय और बाय। लेकिन मैं आपको साथ में ये भी बता देता हूं कि लिखा है विद इन सच पीरियड ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन एज में बी प्रिस्क्राइब, विद इन सच पीरियड ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। पीरियड प्रिस्क्राइब किया जाएगा जो कि अभी तक प्रिस्क्राइब नहीं करा। मैं इनिशियली आपको एक बात और बता दूं प्राइमा फेसी कि इसमें से किसी के भी रिस्पेक्ट में रूल नहीं आया है अभी तक, लेकिन हाँ ये नोटिफाई कर दिया। अब इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, ये होता है, ये सरकार मजाक करती है और ये मजाक ठीक। अब बताइए साहब मैं क्या जवाब दूं? अब मेरे से कोई पूछेगा कि सर इनको समझाओ, कैसे समझाऊं? सर नोटिफाई हो गए? हाँ नोटिफाई हो चुके हैं, पिछले साल ही नोटिफाई हो गए थे, 2022 में इनको नोटिफाई कर दिया शायद 1 अक्टूबर से। अब 1 अक्टूबर से आपने इनको नोटिफाई तो कर दिया 2022 के अंदर, लेकिन मुझे सिर्फ आप एक बात का, मेरे एक सवाल का जवाब दे दो कि जो आपने नोटिफाई करा क्या इसके रिस्पेक्ट में रूल्स आ गए? नहीं आए। और जब तक रूल्स ही नहीं है ये आखिर काम कैसे करेंगे? गाड़ी लाके खड़ी कर दी लेकिन उसमें पेट्रोल ही नहीं भराया तो गाड़ी चलेगी कैसे? बस देखते रहो कि गाड़ी खड़ी है, डरते रहो कि गाड़ी खड़ी है, गाड़ी चलेगी नहीं, क्योंकि गाड़ी को चलाने के लिए रूल्स लेकर आने पड़ेंगे। रूल्स लेकर अभी तक आप आए नहीं हो, रूल्स अभी तक ड्राफ्ट ही हो रहे हैं, उनको समझा जा रहा है। सर्कुलर पे सर्कुलेशन, इंस्ट्रक्शंस पे इंस्ट्रक्शंस, स्पेशल ड्राइव पे स्पेशल ड्राइव करते रहो, लेकिन जो काम का काम है वो नहीं कर रहे साहब, रूल्स नहीं लाके आएंगे, डराने के लिए सेक्शन नोटिफाई कर दिया। ओके, तो लिखा है रजिस्टर्ड पर्सन जिसने नया नया रजिस्ट्रेशन लिया है। अब वो कितना नया है वो नहीं पता, केस बनाते हैं, केस बनाकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। केस नंबर 1, मिस्टर एक्स जिसने रजिस्ट्रेशन लिया है 1 जनवरी 2022 को। रीजन कुछ भी हो सकता है, रजिस्टर्ड पर्सन होता है, मैंने पहले भी बताया, इट इज एन अनक्वालिफाइड थिंग। कहने का मतलब यह है कि चाहे आप एग्जम्पशन लिमिट क्रॉस करके रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, चाहे आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, चाहे सेक्शन 24 में आप मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, 3 ही तरीके के रजिस्ट्रेशन पॉसिबल हैं। या तो पहला 22 एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस कर दिया, दूसरा वॉलंटरी सेक्शन नंबर 25, तीसरा कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन नंबर 24। तो 22, 25 और 24, ठीक है सर। मिस्टर एक्स ने 1 जनवरी 2022 को रजिस्ट्रेशन लिया, वॉट एवर द रीजन इज, और कुछ सप्लाईज करी है मिस्टर वाई को, कुछ सप्लाईज करी है मिस्टर वाई को। ये सप्लाईज करी है किस महीने में? जनवरी के ही महीने में सप्लाई करी है, और ये तकरीबन 500 करोड़ का एक साथ ट्रांजेक्शन हो रहा है जनवरी के महीने में मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में। 1 जनवरी 2022 को इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया और उसी महीने में एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है मिस्टर वाई के साथ में, जहां पर ट्रांजैक्शन वैल्यू है 500 करोड़ की, यानी कि जो जीएसटी एप्लीकेबिलिटी आ रही है, जो जीएसटी एप्लीकेबिलिटी आ रही है वो कितने पे आ रही है? 500 करोड़ पे आ रही है। गवर्नमेंट का ये कहना है, गवर्नमेंट का ये मानना है कि हो सकता है 1 महीने में अचानक से इतने बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन होना रजिस्ट्रेशन होते ही, और सामने वाला वाई क्योंकि इसका क्या ले लेगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट लेकर हो सकता है अपनी आगे एक बड़ी आउटपुट लाइबिलिटी को क्या करा ले? सेट ऑफ करा ले, और हो सकता है कि 6 महीने बाद ये मिस्टर एक्स अपना रजिस्ट्रेशन क्या कर दे? सरेंडर कर दे और कैंसिलिएशन की एप्लीकेशन लगा दे। क्या ऐसा हो सकता है? द आंसर इज यस, ऐसा हो सकता है कि 6 महीने बाद ये रजिस्ट्रेशन वाला मिस्टर एक्स गायब ही हो जाए, कह दे कि साहब मेरा धंधा पूरा हो गया। इससे पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि मिस्टर एक्स आया ही किस लिए था? 6 महीने लोगों को क्रेडिट बांटने। तो यहां लग रहा है हाँ ये फेक का केस हो सकता है, और ये सर्विस इंडस्ट्री है तो और खतरा है, क्योंकि गुड्स को आप ट्रैक करके पता कर सकते हो मूवमेंट की वाकई में फिजिकल मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ गुड्स का। तो गुड्स के केस में तो फिर भी आप ट्रैक करोगे, स्टॉक के बेसिस पे स्टॉक ऑडिट कर सकते हो आप, बहुत सारी चीजें ऐसी होगी स्टॉक के केस में जहां पर गुड्स का मामला है, आप पकड़ सकते हो कि विदाउट एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द गुड्स फेक इनवॉइस इशू कर दिया गया और उसके बेसिस पे क्रेडिट ले लिया गया। लेकिन सर्विस के केस में ये और ज्यादा डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने तक मैं आया, मैंने बहुत सारी सर्विसेज दी, बहुत तगड़ी सर्विसेज दी, 500-500 करोड़ की सर्विसेज दी, लोगों को इनवॉइस बना के दे दिए, उन्होंने वहां पर क्रेडिट ले लिए, एक्चुअल में सर्विस कुछ दी ही नहीं जा रही है, सिर्फ पैसे को रोटेट किया जा रहा है, सर्कुलर ट्रेडिंग का मामला यहां पर बन रहा है, पेमेंट भी आ रहा है बैंक अकाउंट के अंदर बाकायदा, बिल्कुल सब कुछ हो रहा है, 500 करोड़ के रेस्पेक्ट में पेमेंट भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, एक्चुअल में सर्विस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मिस्टर एक्स को बनाया गया था पेमेंट लेने के लिए। तो सबने क्या करा? वाई बनाया गया होगा, जेड बनाया गया होगा, हो सकता है ए भी बनाया गया हो, इन सबने क्या करा होगा? इन सबने यहां पर मिस्टर एक्स को पेमेंट कर दिया होगा। मिस्टर एक्स ने पूरा का पूरा पेमेंट लिया, वाइट का कन्वर्ट करके पूरा का पूरा पेमेंट वाइट करा, और हो सकता है इसको ये मिस्टर एक्स कहीं और इन्वेस्ट करके निकल जाए। इसे कहते हैं बार बार ट्रांजैक्शंस को घुमाना, पैसे को आगे से आगे घुमाना मल्टीपल फॉल्ट्स के अंदर, और फिर जाकर गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाकर 6 महीने बाद अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर देना। तो ये केस आई होप आपको सबसे पहले तो समझ में आया होगा कि मिस्टर एक्स को क्यों बनाया गया है, क्योंकि सब मिस्टर एक्स को पेमेंट कर रहे हैं, मिस्टर एक्स सबको सर्विसेज दे रहा है,
और दिखाई दे रहा है कि भैया अमाउंट भी कोई छोटा मोटा नहीं है। रजिस्ट्रेशन करते ही एकदम से आपकी लिमिट कहां पहुंच रही है, 500 करोड़ के ठेके आप दे रहे हो, इनवॉइसेस इशू कर रहे हो, और उस इनवॉइसेस के बेसिस पर लोग क्रेडिट ले लेकर अपनी आउटपुट लायबिलिटी सेट ऑफ करा रहे हैं। क्या ये क्रेडिट फेक क्रेडिट हो सकता है? मिस्टर एक्स के पास में पीछे से कितना क्रेडिट है, ये सब चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला क्योंकि ये न्यूली रजिस्टर्ड है, अमेंडमेंट क्या है उसको समझने की कोशिश करना। गवर्नमेंट ने बोला कि क्योंकि ये न्यूली रजिस्टर्ड है और हमें इस पर शक है, और ये शक कैसे होगा? ये शक होगा डार्प के थ्रू, DARP डार्प। मैं हमेशा बोलता हूं डेटा एनालिसिस और रिस्क पैरामीटर्स, जिसके लिए पूरा का पूरा डीग्राम बना हुआ है आप लोगों के पास में, DGRAM, इसके थ्रू जो आपके पास में यूनिट बनी हुई है, मैं तो सिंपल सा बोलता हूं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ट्रांजैक्शंस को ट्रैक टेक्नोलॉजी के थ्रू करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या ये ट्रांजैक्शंस फेक वाली सुगंध आ रही है क्या, और ये AI के थ्रू ही पॉसिबल हो पाएगा। और AI का बेसिस होता है स्टैटिस्टिक्स। तो आपके पास में जितना भी स्टैटिस्टिक्स है, उस स्टैटिस्टिक्स का यूज करके AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल तैयार करना पड़ेगा, और उस मॉडल के थ्रू आपको हाई, मीडियम और लो हर ट्रांजैक्शन को इस 3 कैटेगरी में फॉल कराना पड़ेगा। हाई रिस्क ट्रांजैक्शन, मीडियम रिस्क ट्रांजैक्शन, लो रिस्क ट्रांजैक्शन। और फिर उस ट्रांजैक्शन को पकड़ो और देखो कि भैया इसने नया नया रजिस्ट्रेशन करवाया है, क्या इसके ट्रांजैक्शंस हाई रिस्क में फॉल कर रहे हैं? अगर नया रजिस्टर्ड पर्सन है और उसके इनिशियल ट्रांजैक्शंस अगले 6 महीने के ट्रांजैक्शंस हाई रिस्क कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, तो हाथों हाथ उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा कि इस पर्टिकुलर GST से जो भी ट्रांजैक्शन करेगा, जो भी बंदा इस पर्टिकुलर GST नंबर से माल खरीदेगा, उसके रेस्पेक्ट में वो इस पीरियड के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर पाएगा। इस तरीके का रेस्ट्रिक्शन है। तो समझने की कोशिश करो कि अगर मैं यहां पर यह डिक्लेयर कर दूं कि मिस्टर एक्स से अगले 6 महीने तक मैं पब्लिक नोटिस निकालूंगा, बकायदा अपनी वेबसाइट के ऊपर, GST की वेबसाइट के ऊपर, कॉमन पोर्टल के ऊपर हम लगाएंगे बकायदा और बताएंगे कि इस पर्टिकुलर GST नंबर से अगर कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा है इस पीरियड से इस पीरियड के अंदर, एक पीरियड वहां पर बता दिया जाएगा 6 महीने का पीरियड कि भैया 1 जनवरी 2022 से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, छठा महीना है आपका 30 जून 22 तक जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे इस पर्टिकुलर GST पर हम उसे क्रेडिट नहीं देंगे। यानी कि उनके 2B के अंदर जो क्रेडिट कम्युनिकेट होगा, ध्यान से सुनना, उनके 2B के अंदर कम्युनिकेट तो होगा लेकिन रेस्ट्रिक्टेड वाले टैब में कम्युनिकेट तो होगा, लेकिन किस टैब के अंदर? एक अलग से टैब बन जाएगा, जैसे अवेलेबल नॉट अवेलेबल है तो हो सकता है इसको ये लोग नॉट अवेलेबल वाली कैटेगरी में या रेस्ट्रिक्टेड वाली अलग से कैटेगरी बनाकर उसमें डाल सकते हैं। सर 6 महीने बाद अगर उनको लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 65 में ऑडिट कर चुके हैं, 67 में इंस्पेक्शन कर चुके हैं, हर तरीके से संतुष्ट हो चुके हैं कि हाँ भैया मिस्टर एक्स गलत नहीं है, मिस्टर एक्स सही है, उसके अगेंस्ट सारी कार्रवाई कर प्रूव हो चुका है, तब जाकर उस पीरियड के बाद अलाउ कर दिया जाएगा ये सारा का सारा क्रेडिट आप एक साथ क्लेम कर सकते हो, क्योंकि 16/4 की टाइम लिमिट तो अभी आपके पास में बची हुई है। तो समझना यह है कि सर ये न्यूली रजिस्टर्ड का मतलब क्या होगा? क्या ये 16/4 के बाहर जाएगा कि अंदर रहेगा? 100% अंदर रहेगा, क्योंकि 16/4 अपने आप में एक लंबी चौड़ी टाइम लिमिट आपको देकर चलता है। साल खत्म होने के बाद भी वो एक्स्ट्रा आपको 6 महीने दे रहा है, और अब तो उसको 30 नवंबर कर दिया गया है। जी हां, ये ऑलरेडी आप समझ चुके होंगे कि 30 नवंबर तारीख अब कर दी गई है 16/4 के अंदर, कि 30 नवंबर या फिर जो आपका डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर प्रोविजन आपको देखने मिलेगा 16/4 के अंदर। तो जो सितंबर मंथ के रिटर्न की ड्यू डेट दैट इज 20 अक्टूबर होता था, वो मामला अब यहां पर खत्म कर दिया गया है। तो यहां पर जो टाइम लिमिट होने वाली है न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक जिसने नया रजिस्ट्रेशन लिया है उसके द्वारा इशू की गई इनवॉइस के बेसिस पर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए क्रेडिट नहीं मिल पाएगा फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड। और ये पीरियड 16/4 का पीरियड से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि फिर तो मामला ही खत्म है। अगर आप 1 साल से ऊपर किसी इंसान को ब्लॉक कर दोगे भैया मामला, फिर वो न्यूली रजिस्टर्ड रहा ही कहां। न्यूली रजिस्टर्ड का मतलब है 6 महीने ज्यादा से ज्यादा। अगला पॉइंट आ रहा है आपके पास में, अब अगला किसको पकड़ा? पहले तो उनको पकड़ लिया जिन्होंने नया नया रजिस्ट्रेशन करवाया, तो सभी वो लोग जो नया रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और उनके ट्रांजैक्शंस हाई रिस्क पैरामीटर में फॉल कर रहे हैं, तो उनको आप ब्लॉक कर सकते हो 6 महीने के लिए। भैया इसने नया नया रजिस्ट्रेशन कराया, सही है कि नहीं है हमें परखना पड़ेगा, तो उसके लिए आप फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हो पावर का इस्तेमाल कर। उसके लेकर पावर अभी आपके पास में नहीं है, तो आपको पहले एक्ट में पावर लेनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन लेने के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन की रिगार्डिंग द प्लेस ऑफ बिजनेस वाला क्लॉज जो आपके पास में आपको दे रखा है कि भैया अगर फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, क्योंकि आपको ये देखना है कि भैया ये रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस से बिजनेस कंडक्ट कर रहा है या कहीं और से बिजनेस कंडक्ट कर रहा है,
वो अगर आपके पास रीजन टू बिलीव है तो 67 भी आप ऑपरेट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। सर 67 इंस्पेक्शन पर्पस के लिए, 67(1) में आप इंस्पेक्शन पर्पस के लिए डेफिनेटली क्या कर सकते हो, अपना विजिट वहां पर करके चल सकते हो, अगर आपके पास में ऐसा कोई रीजन टू बिलीव है। 65 में ऑडिट कर लेंगे और पूरा मुद्दा जब हमारे को समझ में आ जाएगा तो हम उसको छोड़ देंगे। अगला क्लॉज है, अब उन लोगों की बात हो रही है जिन्होंने पेमेंट ऑफ टैक्स में डिफॉल्ट करा है। देखो क्या लिखा है, वाज डिफॉल्टेड इन द पेमेंट ऑफ टैक्स एंड वेयर सच डिफॉल्ट हैज कंटिन्यूड फॉर सच पीरियड एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। मेरे को प्रॉब्लम नहीं है अगर आपने 1 महीने का टैक्स नहीं दिया, मेरे को ये भी प्रॉब्लम नहीं है आपने 2 महीने का टैक्स नहीं दिया, लेकिन अगर ये समस्या चलती जा रही है, आपने 6 महीने से अपना GSTR 1 और 3B फाइल नहीं करा है, 6 महीने हो गए हैं, आपने ना तो 1 फाइल करा है ना 3B फाइल करा है, आप टैक्स का पेमेंट ही नहीं कर रहे हो, रजिस्टर्ड होने के बावजूद भी अगेन वही करना पड़ेगा। ऐसे इंसान के GST नंबर को डिक्लेयर कर देना पड़ेगा कि इससे भैया अगर आपने माल खरीदा है हम आपको क्रेडिट नहीं देंगे, आई एम सॉरी। ये कहीं ना कहीं रिस्क रेटिंग वाला जो स्टार्टिंग में बात हो रही थी कि स्टार रेटिंग वाला मैकेनिज्म लेकर आएंगे, एक सेक्शन भी उसके ऊपर आपने बना रखा है कि GST पोर्टल के ऊपर हर एक सप्लायर का रिस्क रेटिंग दिखाया जाएगा, नंबर ऑफ स्टार्स के थ्रू स्टार सिस्टम किया जाएगा कि किसको कितने स्टार मिलेंगे, अकॉर्डिंगली जिसके स्टार बहुत कम है या जिस पर बैन लगाया हुआ है रेड कलर से कि इन GST सप्लायर के साथ डील ना करें, फॉर द टाइम बीइंग इन पे हमने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। तो वही एक सिस्टम, एक मॉडल आपको बनाना पड़ेगा पोर्टल के ऊपर कि GST नंबर डालते ही दिख जाए कि ये रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में फॉल कर रहा है क्या। अगर ये इंसान रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में फॉल कर रहा है तो उससे ट्रांजैक्शन करने पर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, उस इंसान से ट्रांजैक्शन करने पर आपका ITC रेस्ट्रिक्टेड वाले टैब में शो किया जाएगा, और अगर वो रेस्ट्रिक्टेड वाले टैब में कम्युनिकेट हो जाता है तो 16(2) क्लॉज BA जो अमेंडेड है उसके हिसाब से आप उसका क्रेडिट नहीं ले पाओगे। आई होप आपको पिक्चर क्लियर हो रही होगी कि किस तरह से सेक्शन 38 सबसेक्शन नंबर 2 क्लॉज B को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। आपको अलग से एक फैसिलिटी देनी पड़ेगी पोर्टल के ऊपर कि अगर मैं इनमें से इन सभी लोगों के लिए, ये जो भी लिख रहे हो ना, बायर रजिस्टर्ड पर्सन, न्यूली रजिस्टर्ड, तो जैसे ही मैं वो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहा हूं, मतलब GST नंबर पोर्टल पर डाल के चेक कर रहा हूं, मुझे माल खरीदना है, मुझे एक पार्टी से माल खरीदना है, मुझे चेक करना है कि ये पर्टिकुलर पार्टी 38B2 में फॉल, 38(2)B में फॉल तो नहीं करती। सेक्शन 38, अगर मैंने गलत बोल दिया है, पहले 32 बोल दिया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मैं रेक्टिफाई कर रहा हूं, यहां पर सेक्शन 38 बोल रहा हूं मैं, 38 सबसेक्शन 2 क्लॉज B में ये फॉल तो नहीं कर रही। अच्छा, अब यहां बोलते डिफॉल्ट है, मुझे क्या पता उसने डिफॉल्ट करा कि नहीं करा, आप उस पर टैगिंग करो ना, मैं वो GST नंबर सर्च करूंगा, वहां टैग लगा हुआ आ जाना चाहिए कि भैया क्लॉज B में डिफॉल्टेड है, क्लॉज B में डिफॉल्टेड है, अगर आपने इससे माल खरीदा नहीं देंगे क्रेडिट। तीसरे नंबर पे है द आउटपुट टैक्स पेबल बाय हुम इन अकॉर्डेंस विद द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। ये मैं बताता हूं क्या है, ये R1 और 3B में बाय अ फिक्स्ड परसेंटेज लिखा हुआ भी होगा, तो मैं आपको बताता हूं, सच लिमिट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एक्सीड्स द आउटपुट टैक्स पेड बाय हिम ड्यूरिंग द सेड पीरियड बाय सच लिमिट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मैंने बोला केस नंबर 3 के रिस्पेक्ट में केस बना रहा हूं मैं, क्लॉज नंबर 3 मतलब कि क्लॉज नंबर C आई थिंक है ना, नहीं यहां पर I 2I 3I दे रखा है, तो 3I की बात करेंगे, यहां पर अपन 3rd की बात करेंगे। देखो इसकी बात कर रहा हूं मैं, आई होप फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम वो कर लेंगे एक बार नंबरिंग, ताकि आप लोगों के लिए एक आसानी हो जाएगी। फर्स्ट में कौन था, वैसे मैंने एक सेकंड यहाँ करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी नोट्स में दे दिया आपको, तो आप नीचे आके देखेंगे तो यहाँ पर आपको नोट्स में वो चीज़ देखने को मिल जाएगी। ये रहा दोस्तों, आप सभी के लिए तैयार। क्या लिखा है सबसे पहले वाले के अंदर, सर सबसे पहले वाले में लिखा है न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। दूसरे में लिखा है डिफॉल्टर्स यानी कि जिन्होंने अपना R1 3B फाइल नहीं करा, टैक्स का पेमेंट नहीं करा। अब तीसरी जो मैं बात करने जा रहा हूं लिखा है आउटपुट टैक्स, और सॉरी क्या लिखा है, लिखा है आउटपुट टैक्स एज पर GSTR 1 इज मोर देन GSTR 3B बाय अ फिक्स्ड परसेंटेज। यही मुझे आपको समझाना है कि आउटपुट टैक्स इज मोर देन द टैक्स पेड। कहने का मतलब यह, अब ये केस मैं यहां पर बनाता हूं 3rd नंबर वाला, तो आपको क्या समझ में आएगा, आपको ये समझ में आएगा कि फॉर एग्जांपल मैंने R1 के अंदर टैक्स दिखाया है कितना, मैंने अपने R1 के अंदर टैक्स दिखाया है 10,000 रुपीज़ का, यानी 10,000 का टैक्स मुझे भरना है। और R3B के अंदर मैं पेमेंट कितना कर रहा हूँ, सर पेमेंट कर रहा हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ फॉर एग्जाम्पल 3,000 का पेमेंट कर रहा हूँ, यानी मैं पेमेंट कर रहा हूँ सिर्फ 30% का ही पेमेंट कर रहा हूँ। 70% डिफॉल्ट है, 70% क्या है डिफॉल्ट। अब गवर्नमेंट ने अभी तक कोई परसेंटेज यहां पर बताया नहीं, लेकिन अगर गवर्नमेंट कहती है कि अगर किसी भी इंसान का R1 और 3B के बीच में कंपैरिजन करने पर डिफरेंस मोर देन 30% आ रहा है, अगर मैं सिर्फ एक अजम्पशन लेकर समझा रहा हूं इस केस को, अभी तक रूल प्रिस्क्राइब नहीं करे हैं, लेकिन अगर सरकार ये बोल देती है कि 30% इज द क्राइटेरिया, तो ऑटोमेटिकली जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके R1 और 3B के बीच में 30% से ज्यादा का डिफरेंस है, ऑटोमेटिक एक टैगिंग हो जानी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए, एक ऐसे लोगों के GST नंबर पर एक
टैगिंग हो जानी चाहिए, ताकि मैं माल खरीदने जब ऐसे लोगों के साथ जाऊं, पोर्टल पे जाके इनका क्या डालूंगा, जीएसटी नंबर डालूंगा, तो ऑटोमेटिकली वहां पर दिखा देगा कि किस कैटेगरी में इनको रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। ये वो लोग हैं भाई जो 30% से ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं अपने R1 और 3B के बीच में। मैं माल खरीदूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है इनसे माल खरीदने पर ऑटोमेटिकली मेरा मामला रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो इसलिए मुझे यहां पर भी सावधानी रखकर चलनी पड़ेगी। ध्यान रखना, ये आपको प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन अगर करना है, 2A और 2B का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करना है सेक्शन 38 का, तो भैया मजा आ जाएगा। अगर आपने इस तरीके से इसे कर दिया तो रोक दो, अगर आपको गड़बड़ लग रही है फुल प्रूफ कर लो 6 महीने तक, उसके बाद खोल दो उसको। 16/4 की टाइम लिमिट के अंदर है, तो पहले रेस्ट्रिक्टेड में शो हो रहा था, अब अवेलेबल में शो हो जाएगा। डिफॉल्टर है तो उसको पकड़ो, लेकिन मुझे तो कम्युनिकेट करो। मैं कैसे चेक करूंगा कि ये सेक्शन 38 सब सेक्शन नंबर 2 क्लॉज बी के भी क्लॉज बी में, मतलब क्लॉज सेकंड में फॉल कर रहा है, और वहां पर आपने इसको डिफॉल्टर घोषित करा हुआ है। तो कम से कम टैगिंग सिस्टम तो बनाओ ना, कि अगर मैं किसी का चेक कर रहा हूं जीएसटी नंबर, भाई मेरे को माल खरीदना है, आई एम द रेसिपिएंट, मैं नहीं चाहता कि मेरे रेस्ट्रिक्टेड वाले टैब में शो हो, मुझे क्रेडिट चाहिए, तो वो टैग लगा दो उसके ऊपर कि इसने ये नया रजिस्टर्ड बंदा था, हमको शक है, हमने इसको 6 महीने के लूप पे डाल दिया। दूसरे में भैया डिफॉल्टर है, इसने अपने 6 महीने से टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं करा, पेमेंट नहीं करा टैक्स का, ये डिफॉल्टर बंदा है, टैग डाल दो। ये ऐसा बंदा है जिसके R1 और 3B में एक पर्टिकुलर फिक्स परसेंटेज से ज्यादा डिफरेंस रहता है, टैग लगा दो। अगला टैग लगा दो अवेल्ड फेक इनवॉइस। अब देखो, रजिस्टर्ड पर्सन हु इज अवेल्ड आईटीसी फॉर अ पीरियड इन एक्सेस ऑफ व्हाट अवेलेबल इन इट्स टू बी बाय अ प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। फिर से वही बात समझने की कोशिश करना है। अब इसने पीछे से पकड़ा, आईटीसी को पकड़ा, क्या बोला कि मिस्टर एक्स है, ठीक है, ये बहुत सारे लोगों से माल खरीदता है, ठीक है, बहुत सारे लोगों से माल खरीदता है। अब ये अगर इतने सारे लोगों से माल खरीदता है तो इसका 2B भी जनरेट होता होगा। अब फॉर एग्जांपल इसके 2B में जनरेट हो रहा है 10,000 का क्रेडिट। कितने का क्रेडिट? 10,000 का। लेकिन ये अपने 3B में अवेल करता है कितना? 20,000 का क्रेडिट। ठीक है, मान लिया भैया कि कुछ इनवॉइसेस रिसीव नहीं हुई होंगी या कुछ भी रहा होगा, मैनुअली आप सेल्फ असेसमेंट करके सेक्शन 41 के अंदर क्रेडिट को लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो सकता है इसके पास में टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट हो, लेकिन किसी कारण से 2B या 2A में जनरेट ना हुआ हो, ऐसा हो सकता है ना। हालांकि फिर भी मैं बोल रहा हूं जब तक 2B में नहीं आएगा आप फिर से तोड़ दोगे। किसको तोड़ दोगे? 16(2)AA। 16(2)AA यही तो बोल रहा है। 16(2)AA क्यों लेकर आए? 16(2)AA इसलिए तो लेकर आए। और अगर 16(2)AA को कंप्लाई किया जा रहा है तो आपको इस पर्टिकुलर क्लॉज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो क्लॉज यहां पर बता रहे हो ना, आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर 16(2)AA प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो गया तो इस क्लॉज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लिंक करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि 2B में जो क्रेडिट आ रहा है वही तो क्लेम करोगे, उसके अलावा तो क्लेम कर ही नहीं सकते। और जब उसके अलावा क्लेम कर ही नहीं सकते तो एक्सिस आईटीसी की बात ही कहां से आ रही है? जो ये बोल रहा है ना एक्सिस, क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि अगर आपने एक्सिस क्रेडिट ले लिया, एक सेकेंड है ना, अगर आपने एक्सिस क्रेडिट ले लिया तो एक्सिस क्रेडिट की बात कर रहा है, तो एक्सिस क्रेडिट ले ही नहीं सकता ना मैं। जितना 2B में है उतना ही तो ले सकता हूं, उससे ज्यादा तो मैं ले ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मेरे पे AA क्लॉज AA ने रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है। लेकिन बाय चांस अगर आप ले रहे हो और वो अगर अगेन वही चीज मैंने बोला कि एक फिक्स्ड परसेंटेज प्रिस्क्राइब्ड, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 2B में जितना आ रहा है उससे 20% ज्यादा, उससे 20% ज्यादा क्रेडिट अगर आपने क्लेम कर लिया तो इन दैट सिचुएशन उसको टैग कर दो कि ये बंदा एक्सिस आईटीसी लेता है। इससे अगर आपने माल खरीदा आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली क्रेडिट पास ऑन करने का काम कर रहा है। दिस इज अवेल्ड फेक आईटीसी। ये फेक आईटीसी वाला बंदा है और ये आगे भी फेक आईटीसी को क्या कर रहा है? सर्कुलेट कर रहा है। लास्ट आ रहा है आईटीसी यूज्ड मोर देन 99% ऑफ टैक्स लायबिलिटी। भैया इसके ऊपर ऑलरेडी हाई कोर्ट में केस चल रहा है। 86B की बात कर रहा है, ये रूल 86B की बात कर रहा है, जहां पर आप अच्छे से जानते हो कि आप अपनी, अगर वो 50 लाख वाली कंडीशन है कि अगर टैक्सेबल सप्लाईज 50 लाख से ऊपर एक पर्टिकुलर पीरियड में निकल जाती है और आप एक्सेप्शंस में फॉल नहीं करते हो, जहां पर इनकम टैक्स आपने पर्टिकुलर पीरियड में इतना दिया हो, एक्सपोर्ट इतना कराओ, रिफंड इतना कराओ, अनयूटिलाइज है, वो सारे के सारे एक्सेप्शंस में अगर आप फॉल नहीं करते हो और अगर 50 लाख से ऊपर की सप्लाईज है तो आप अपने आउटवर्ड सप्लाई, मतलब जितना भी आपने आउटवर्ड आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में यहाँ पर वर्ड यूज करना चाहूंगा, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, आपकी जो आउटपुट लायबिलिटी है उस आउटपुट लायबिलिटी का 99% ही आप आईटीसी से पे कर सकते हो। 1% आपको कैश लेजर से पे करके चलना पड़ेगा। इस तरीके की रेस्ट्रिक्शन, मैं कह रहा हूं ना, रेस्ट्रिक्शन पे रेस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं, 86B के थ्रू लगाई गई है। अगर इस रेस्ट्रिक्शंस को आपने कंप्लाई नहीं करा, अगर 86B को आप कंप्लाई नहीं कर रहे हो, यानी आप मोर देन 99% यूज करके चल रहे हो, किससे? इनपुट टैक्स क्रेडिट से। तो अगर आप 99% से ज्यादा यूज कर रहे हो इनपुट टैक्स क्रेडिट से, लॉ का आप जो है वो अपमान कर रहे हो। टेक्निकली इंग्लिश की लैंग्वेज में, लॉ की लैंग्वेज में बोलूंगा, यू आर कॉन्ट्रावेइंग द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। सो इफ यू आर कॉन्ट्रावेइंग द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, स्पेसिफिकली 86B, टैग कर दो साहब। ऐसे इंसान को भी क्या कर दो? आप टैग कर दो।
टैगिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक टैगिंग नहीं होगी मुझे नहीं पता चलेगा। और ऐसे इंसान से अगर मैंने डील कर लिया तो अगेन आप क्या कर दोगे, रिस्ट्रिक्टेड वाले कॉलम में उसे कम्युनिकेट कर दोगे, मैं उसका क्रेडिट नहीं ले पाऊंगा। तो मेरे को पहले ही इंटीमेट कर दो कि भैया ये बंदा के ऊपर टैगिंग हो रखी है कि भैया ये 99% से ज्यादा आईटीसी यूज कर रहा है। और लास्टली लिखा है एनी अदर क्लास ऑफ पर्सन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि अब यहां पर भी देखो एक क्या ले लिया, एक पावर ले ली, एक स्पेस, एक लूप होल छोड़ दिया कि अगर कुछ बच जाए तो हम प्रिस्क्राइब भी कर सकते हैं। तो बड़ा खेल खेला है इन्होंने यहां पर, और उस खेल के तहत ये मुद्दा बना है। आई होप अब आपको ये पूरा का पूरा अमेंडमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि सप्लायर्स को पकड़ लिया कि अगर इनमें से कोई सप्लायर है और उसके साथ आप ट्रांजैक्ट कर रहे हो तो वो आईटीसी आपके लिए रेस्ट्रिक्टेड बन जाएगा, और रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी आप क्लेम नहीं कर पाओगे क्योंकि वो कंडीशन इन्होंने 16(2) के अंदर डाल दी। तो दो अमेंडमेंट एक साथ है, एक सेक्शन नंबर 38 का अमेंडमेंट है और एक सेक्शन नंबर 16(2)(a) मतलब 16(2) का अमेंडमेंट है। ठीक है, आई होप वो मामला अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो दिस इज द अमेंडमेंट, और इस अमेंडमेंट के साथ जो अमेंडमेंट है वो है सेक्शन नंबर 41 की अमेंडमेंट। क्यों मैंने इसको साथ में डाल दिया, क्योंकि ये भी इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात कर रहा है। तो आईटीसी से रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट हो वो सेक्शन 16 का अमेंडमेंट था, वो सेक्शन नंबर 38 का अमेंडमेंट था, और वो सेक्शन नंबर 41 का अमेंडमेंट था। तीनों अमेंडमेंट को आपको लिंक करके एक साथ पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 41 को इन्होंने क्या कर दिया, सेक्शन 41 को इन्होंने पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब सेक्शन नंबर 1, सब सेक्शन नंबर 2, बहुत सिंपल है। इतनी सी बात बोली है कि सब्जेक्ट टू कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस। कंडीशंस कहां बता रखी है सर, कंडीशंस बता रखी है 16(2) के अंदर, रेस्ट्रिक्शंस इन्होंने 38 में बता दी, 13(8)(2)(b) के अंदर। कंडीशंस कहां है 16(2), रेस्ट्रिक्शंस कहां है 38(2)(b). एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जो इन कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस को कंप्लाई करते हुए क्रेडिट क्लेम करता है, एलिजिबल शब्द क्या लिखा है, जिसके लिए वो एलिजिबल है, जिसके लिए एलिजिबल नहीं है वो तो वो वैसे भी नहीं ले सकता। अगर वो ऐसा कुछ भी है तो सेल्फ असेस्ड मैनर में, यानी कि मैं 41 को बोलता हूं सेल्फ असेसमेंट। क्या बोलता हूं, सेल्फ असेसमेंट। तो सेल्फ असेसमेंट वाला सेक्शन है जहां पर बोला गया है कि आप खुद चाहो तो सेल्फ असेस्ड बेसिस पर क्या करके चल सकते हो, अपना क्रेडिट क्लेम करके चल सकते हो, बशर्ते जो क्रेडिट आप क्लेम कर रहे हो वो कंडीशंस को और रेस्ट्रिक्शंस को कंप्लाई करने के बाद ही लिया गया हो। दैट्स इट। यानी कि सब सेक्शन 1 अगेन सेक्शन 59 की तरह है। जिस तरह से सेक्शन 59 एक छोटा सा सेक्शन है जो सेल्फ असेसमेंट की बात करता है लाइबिलिटी को लेकर, किसको लेकर, लाइबिलिटी को लेकर। उसी तरीके से 41 का 1 है, तो छोटा सा सेक्शन है जो बात करता है आईटीसी को लेकर। ये लाइबिलिटी की बात नहीं, आईटीसी की बात करता है सेल्फ असेसमेंट की। ठीक है, ये पावर गवर्नमेंट ने दी है कि कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस को कंप्लाई करते हुए एलिजिबल आईटीसी को सेल्फ असेस करके क्लेम कर सकते हो। ओके सर, अब अगेन ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा सेक्शन 16(2)(a) के साथ। अगेन ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा 16(2)(a) के साथ। क्यों? क्योंकि अगर 16(2)(a) में मेरे को एक बात बताओ, 16(2)(a) के अंदर अगर मेरे को कोई क्रेडिट नहीं शो हो रहा है, 16(2)(a) के अंदर अगर मेरे को कोई क्रेडिट शो नहीं हो रहा है तो क्या मैं उसे सेल्फ असेस कर सकता हूं? क्या उसे मैं 41 के अंदर सेल्फ असेस कर सकता हूं? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो, क्योंकि आपने क्या लिखा था, अनलेस। तो अनलेस लिखकर आपने ये बोल दिया कि क्रेडिट तो भैया शो होना ही होना चाहिए। अनलेस लिखकर कह रहे हो कि जब तक क्रेडिट शो नहीं होगा, क्रेडिट ले नहीं सकते, तो मैं सेल्फ असेस कैसे करूं? फिर बताओ। फिर भैया ये तो नाम का धोखा हो गया, ये तो आप धोखा दे रहे हो। एक तरफ आप कह रहे हो सेल्फ असेस कर लो, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि आपको कंडीशंस को तो कंप्लाई करना पड़ेगा। तो जब कंडीशंस को कंप्लाई करना ही पड़ेगा तो मेरे सेल्फ असेस का मतलब ही क्या है? फिर तो ये बोल दो कि ऑटो पॉपुलेटेड, फिर तो ये बोल दो कि ऑटो पॉपुलेट का ही मैं क्रेडिट ले सकता हूं। तो ये सब बातें जो है वो दिखाई दे रही है कि चीटिंग है कहीं ना कहीं। 41(1) की चीटिंग है कि 41(1) में बोल दिया कि साहब आप क्रेडिट जो है वो क्लेम कर सकते हो, और अगेंस्ट में जाके देखा जाए तो भैया वहां पर फिर हथकड़ी पहना दी, कहा कि साहब नहीं कर सकते। सब सेक्शन 2 ने क्या बोला? सब सेक्शन 2 को आपको 16(2)(c) के साथ पढ़ना पड़ेगा। यहां पर बोला कि अगर ऐसा क्रेडिट जो आपने क्लेम करा है उसके रिस्पेक्ट में अगर सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट नहीं करा, ये वही सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज सी वाली बात है कि सप्लायर ने अपना GSTR 3B फाइल कर दिया हो, यानी टैक्स का पेमेंट कर दिया हो। वहां पर इन्होंने बोल दिया, यहां पर मतलब कि जो सब सेक्शन 2 है उसके अंदर, कि अगर आपके सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट नहीं करा तो आपको ब्याज सहित जितना भी क्रेडिट आपने क्लेम करा है उसे रिवर्स करना पड़ेगा। अब मैं इसे कंपेयर करूंगा 2 मिनट के लिए सेक्शन नंबर 50 सब सेक्शन नंबर 3 के साथ में। क्या बोला इसने? यहां पर एक काम करते हैं, पहले रीड कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि मैं किस पर्टिकुलर प्रोविजन की बात कर रहा हूं। क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज, द टैक्स पेबल वेयर ऑन हैज नॉट बीन पेड, द टैक्स पेबल वेयर ऑन हैज नॉट बीन पेड, जिसके रिस्पेक्ट में टैक्स सप्लायर के द्वारा पे नहीं किया गया। सेक्शन 16 सब सेक्शन नंबर 2 क्लॉज सी की बात कर रहा है। अब अगेन मैंने बोला ना, एक बात बताओ, जहां पर सरकार मतलब जहां पर सामने वाले बंदे ने टैक्स का पेमेंट ही नहीं करा
क्या मैं सेल्फ असेस कर सकता हूं? द आंसर इज यस। मैं वही तो बोल रहा हूं कि समझने की कोशिश करो कि अब ये यहां पर एक बात निकल कर आ जाती है कि क्या सेक्शन 16(2) मैंडेटरी है या वो सब्जेक्ट टू 41(1) है। कोई क्रेडिट मेरे 2B में नहीं आई, क्या मैं उसका क्लेम ले सकता हूं? हां, ले सकता हूं, क्योंकि 41(1) मुझे परमिशन दे रहा है। और 14 अगर मैं एक बात बताऊं, अगर ऐसा नहीं है कि जो मेरे को कम्युनिकेट हुआ उसके अलावा मैं क्रेडिट नहीं ले सकता, तो ये बोलना बेकार है। फिर 41(2) बेकार है। सेक्शन 41 सबसेक्शन नंबर 2 खुद ब खुद बोल रहा है कि अगर कोई क्रेडिट आपने ऐसी ले ली हो जिसके रेस्पेक्ट में सप्लायर ने टैक्स पे नहीं करा, भैया अगर सप्लायर ने टैक्स पे करा ही नहीं तो मैं क्रेडिट ले ही नहीं सकता ना फिर, क्योंकि आपने तो बोल दिया अनलेस। अब मैं ये कंफर्म कैसे करने जाऊं? तो इसलिए आप खुद ये बोल रहे हो कि फॉर द टाइम बीइंग कंडीशंस को अज्यूम किया जा सकता है। ये जो लिखा है कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस सब सेक्शन 1 के अंदर सेक्शन 41 के, इसका मतलब यह है कि कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस आप अज्यूम कर रहे हो कि पूरी हो चुकी होंगी। अगर कोई क्रेडिट मेरे 2B में नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे सप्लायर ने रिटर्न नहीं भरा, क्या मैं इसका क्रेडिट नहीं ले सकता? आपने बोला एलिजिबल, मैं इसके लिए एलिजिबल हूं, मेरे पास में टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट है, मैंने अपने टैक्स का पेमेंट करा है, मेरे पास में उसकी रसीद भी है कि मेरे बैंक अकाउंट में कि मैंने टैक्स का पैसा दे दिया, तो क्या मेरे लिए वो एलिजिबल नहीं है? आप कह दो कि साहब एलिजिबल नहीं है क्योंकि वो AA के हिसाब से आपको कम्युनिकेट नहीं की गई। तो फिर हटा दो, फिर सेल्फ असेस्ड आपने लिखा एज सेल्फ असेस्ड, ये हटा दो, ये शब्द यहां लिख दो एज ऑटो पॉपुलेटेड। ड्राफ्टिंग को समझने की कोशिश करो तो यहां पर ये अज्यूम करा जा रहा है कि आप सेल्फ असेस कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि आप ये मान सकते हो कि ये कम्युनिकेट इन फ्यूचर भी हो जाएगी, तो भी मैं यहां पर क्लेम करके कर सकता हूं मेरा क्रेडिट, हां बशर्ते इसका टैक्स का पेमेंट हो गया। सब सेक्शन 2 में यही बोला है कि अगर टैक्स का पेमेंट नहीं हुआ मालिक तो जरूर आपके लिए दिक्कत पैदा हो सकती है, फिर आपको रिवर्स करना पड़ेगा। लेकिन इसने फिर एक गलती कर दी, यहां पर लिख दिया कि रिवर्स करना पड़ेगा अलोंग विद एप्लीकेबल इंटरेस्ट। मैं कहां जाकर खिलाफ हो जाता हूं? जहां जाकर आप जनरल प्रोविजन लेकर आ जाते हो। सेक्शन नंबर 50 सब सेक्शन नंबर 3 में चिल्ला कर बोला है कि जब तक वो अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड ना हो, तो ध्यान रखना यहां पर तो सिर्फ ये बोल दिया कि अगर आपने अवेल करा है और अगर आपको रिवर्स करना पड़ रहा है क्योंकि सामने वाले ने टैक्स का पेमेंट नहीं करा, सप्लायर ने गवर्नमेंट को 3B नहीं भरा, टैक्स का पेमेंट नहीं करा, तो सिचुएशन में आपको 16(2)C के तहत 41(2) के तहत दोनों को कंबाइंड रीडिंग करते हुए ITC रिवर्स करवाना पड़ेगा। ITC रिवर्स करवाना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना? हाँ जी सर। लेकिन ये ITC रिवर्स होगा इंटरेस्ट के साथ। मैं क्यों इंटरेस्ट दूं बताओ? अब आप चेक करो ना, यहां पर यही मैं बोल रहा हूं कि इसको आप इंटरलिंक करो, इसको इन प्रोविजंस को इंटरलिंक करो। किसके साथ में? 53 के साथ में। चेक करो कि इंटरेस्ट तभी लग पाए जब अवेल्ड एंड यूटिलाइज हुआ। जब तक एंड भैया अगर मैंने यूटिलाइज नहीं करा, सिर्फ अवेल करके रिवर्स कर रहा हूं, तो 41(2) का ये इंटरेस्ट वाली बात सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। तो स्पेशल प्रोविजन ऑलवेज प्रिवेल ओवर दी जनरल प्रोविजन। अगर 53 में लिखा है कि यूटिलाइज होने पर ही इंटरेस्ट लगेगा, तो भैया 41(2) के अंदर अगर मैंने गलती से अवेल कर लिया था, उसने टैक्स का पेमेंट नहीं करा लेकिन मैंने भी यूटिलाइज नहीं करा। इधर देखो, सप्लायर ने इनवॉइस काटा, मैंने क्रेडिट अवेल कर लिया, क्या मैंने यूटिलाइज करा? नहीं, मैंने यूटिलाइज नहीं करा। इसने टैक्स का पेमेंट भी नहीं करा, अब मुझे इसे रिवर्स करना पड़ रहा है क्योंकि इसने टैक्स का पेमेंट नहीं करा, तो मुझे इसे रिवर्स करना पड़ रहा है। क्या मैं रिवर्स कर दूं? हाँ जी आप रिवर्स कर दो। क्या इंटरेस्ट देना है? नहीं देना है। क्यों? क्योंकि आपने इसे यूटिलाइज भी तो नहीं करा था। दैट्स इट। तो यह लिंक करके मेरे पढ़ाना, भैया यही तो मजा है। अगर मैं कानून लिंक करके आप सभी को नहीं समझाऊंगा तो मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हर जगह लिंकेज आप देखो, मैं आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ पर हर जगह लिंक करने की कोशिश करी है। सबसे पहला लिंक मैंने करा है 16(2)BA को 38(2)B के साथ। उसके बाद मैंने लिंक करा है, देखो साहब, 16(2)C को 41(2) के साथ मैंने लिंक करा है। और यही नहीं, 41(2) को अभी मैंने आपको समझाते वक्त और लिंक कर दिया किसके साथ में? 53 के साथ में। आई होप अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा अमेंडमेंट का। इसके अलावा अगला अमेंडमेंट